ये पहाड़ आज जितने शांत हैं, कभी इनकी घाटियों में कराहें भी गूंजा करती थी। हर मोड़, हर पगडंडी एक कहानी कहती है, किसी मजबूरी की, किसी सिसकती आत्मा की, जिसे ना वेतन मिला ना सम्मान मिला, तो बस हुक्म और उसे निभाने का बोझ। ये वो समय था जब इंसान के कंधे सामान से नहीं, गुलामी की बेड़ियों से दबे थे। कुली बेगार सिर्फ एक प्रथा नहीं थी, बल्कि एक अनकहा अध्याय था हमारे उत्तराखंड के आत्मसम्मान पर, जिसे मिटाने में लगे रहे वर्षों। पर जब पहाड़ की जनता जागी, तो सिर्फ हुकूमत ही नहीं डगमगाई, बल्कि इतिहास की दिशा भी बदल गई। नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध गुसाई, स्वागत है आपका हिमालयन टॉक्स में। ये बात है ब्रिटिश शासनकाल की, जब अंग्रेज भारत के अलग अलग हिस्सों में अपने साम्राज्य को मजबूत कर रहे थे। तब उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में उन्होंने एक अमानवीय प्रथा लागू की, कुली बेगार। इस प्रथा के तहत स्थानीय लोगों को जबरदस्ती मजदूरी पर लगाया जाता था। उन्हें अंग्रेज अधिकारियों का सामान ढोना पड़ता था, कई बार मीलों पैदल चलकर, वो भी बिना किसी मेहनताना के। कई बार तो लोगों को अपने खेत खलिहान छोड़कर दिन रात सिर्फ अंग्रेजों की सेवा करनी पड़ती थी। तो सबसे पहले हम कुली बेगार का मतलब समझते हैं। ये कुप्रथा 3 प्रकार की होती थी: कुली बेगार, कुली उतार और कुली बर्दायश। कुली बेगार का अर्थ होता है किसी से बिना पारिश्रमिक दिए कुली का काम कराना। यानी जब ब्रिटिश अधिकारी, टूरिस्ट या सर्वेयर या ब्रिटिश पर्वतारोही उत्तराखंड आते थे, तो उत्तराखंड के लोगों को कई मीलों चलकर उनका सामान ढोना पड़ता था, वो भी बिना किसी मजदूरी के, बिल्कुल मुफ्त। और कुली उतार का मतलब होता है जब ये अधिकारी वापस जाते, तो मिनिमम वेजेस पर उनको इनका सामान ढोना पड़ता और बहुत सारे काम भी करने पड़ते। वहीं कुली पैदाइश के तहत गांव वालों को इनकी निशुल्क भोजन और रहने की व्यवस्था करनी पड़ती, और साथ में इन्हें जरूरी सामान भी मुहैया कराना पड़ता। ये कुप्रथाएं केवल अंग्रेजों के समय ही व्याप्त नहीं थी, बल्कि अंग्रेजों से सैकड़ों वर्ष पहले से चलती आ रही थी। कुली बेगार कत्यूरी काल में ही शुरू हो चुकी थी। उसके बाद चंद, पंवार और गोरखाओं के काल में इसने व्यापक रूप से अपनी जगह बना दी। पंवार काल में गढ़वाल में कुली बेगार को खेण प्रथा कहते थे, और कुमाऊं में चंदू के समय ये प्रथा खेणी कपेलनी के नाम से प्रसिद्ध थी। हालांकि खेणी कपेलनी नाम का एक कर भी लिया जाता था। 19वीं सदी का दूसरा दशक चल रहा था। साल था 1815। अंग्रेजों ने गोरखाओं को हराकर उत्तराखंड में टिहरी रियासत को छोड़ बाकी हिस्से पर अपना अधिकार जमा लिया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार इस क्षेत्र को प्रशासनिक इकाइयों में बांटना भी शुरू किया। साल 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी को 2 भागों, यानी कि कुमाऊं और गढ़वाल में विभाजित कर दिया गया, जिसे ब्रिटिश कुमाऊं और ब्रिटिश गढ़वाल कहा गया। एक और टिहरी में राजशाही और दूसरी ओर बाकी हिस्से पर अंग्रेजों का शासन। पहाड़ की जनता दोनों के ही शासन में अनेक समस्याओं से त्रस्त थी। कई दमनकारी नीतियों का बोझ जनता पर लाद दिया गया। इसमें कुली बेगार, कुली उतार और कुली बर्दायश भी थे, जिन्हें संयुक्त रूप से कुली बेगार कहा जाता था। सबसे पहले कुली बेगार के खिलाफ आवाज श्रीनगर के सुमाड़ी में उठी, जो राजा मानशाह के खिलाफ पंथ्या दादा ने उठाई। हालांकि हमें इसका जिक्र बहुत कम किताबों में मिलता है। इसके बाद 1827 में चंपावत में श्रमिकों ने कुली बेगार के खिलाफ विरोध किया। कुली बेगार के खिलाफ छोटे मोटे विरोध होते रहे, क्योंकि उस समय तक इसको कोई कानूनी रूप नहीं दिया गया था। कई गांवों के प्रधान और पटवारियों की यह जिम्मेदारी होती थी कि कुछ निश्चित दिनों के लिए निश्चित कुलियों की व्यवस्था अंग्रेजों के लिए उपलब्ध करवाएं। कुलियों के इस ब्यौरे के लिए बाकायदा एक रजिस्टर होता था, जिसे कुली रजिस्टर कहा जाता था। कुली बेगार को खत्म करने के कई बार प्रयास भी हुए, मगर ये सभी प्रयास असफल रहे। 1816 में जब विलियम ट्रेल कुमाऊं कमिश्नर नियुक्त हुए, तो उन्होंने भी कत्यूरी, चंदों और गोरखाओं के शासनकाल से चली आ रही इस प्रथा को समाप्त करने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने 1822 में खच्चर सेना का प्रस्ताव रखा, और फिर 1823 में खच्चर सेना का निर्माण हुआ, ताकि खच्चरों की मदद से अंग्रेज अधिकारियों का सामान ढोया जा सके और स्थानीय ग्रामीणों की मुश्किल कुछ कम हो सके। मगर खच्चर सेना ज़्यादा वक्त तक प्रभावी नहीं रही, और फिर से ग्रामीणों से कुली बेगार ली जाने लगी। साल 1874 में
हेनरी रेमजे के समय कुमाऊं में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट यानी कि अधिसूचित जिला अधिनियम लाया गया और कुली बेगार को कानूनी मान्यता दी गई। यानी कि अगर अब कुली बेगार के लिए कोई मना करता तो उसके लिए सजा के प्रावधान किए गए। 1903 में अल्मोड़ा के खतियाड़ी गांव में शादी के चलते करीबन 16 लोगों ने कुली बेगार देने से मना किया तो उन्हें जेल भेज दिया गया। ये मामला इलाहाबाद कोर्ट में गया तो 1907 में इलाहाबाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अंग्रेजों को बर्दाश्त के लिए कुछ न कुछ पैसे देने ही पड़ेंगे, पर अंग्रेज कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने ज्यों के त्यों ग्रामीणों का शोषण जारी रखा, क्योंकि अब गांव वाले कहाँ इलाहाबाद कोर्ट के चक्कर काटते। मासूम पहाड़ियों के साथ इस तरह का अपमानजनक व्यवहार बेहद ही निंदनीय था। कई वर्षों तक ये सब चलता रहा, मगर धीरे धीरे वक्त ने करवट ली और पहाड़ी लोगों के खून में उबाल आना शुरू हुआ। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होने लगी जहां लोगों ने इस कुप्रथा के खिलाफ बगावत शुरू की। कहीं अंग्रेजों का आदेश मानने से इनकार किया जाने लगा, कहीं निर्माण के लिए पत्थरों की उपलब्धता रोक दी गई, कहीं खाने पीने की व्यवस्था करने से इनकार कर दिया गया तो कहीं कूलियों की उपलब्धता बंद कर दी गई। गिरिजादत्त नेथानी ने अपने पत्र गढ़वाली में कुली बेगार और इसके समाधान के ऊपर एक आर्टिकल लिखा, जिसमें कुली बेगार का क्या समाधान हो सकता है इस पर जोर दिया गया और कुली एजेंसी नाम की एक संस्था का जिक्र किया गया। आर्टिकल लाए तहसीलदार जोत सिंह नेगी पढ़ लेते हैं और उन्हें कुली बेगार को ख़त्म करने का यह तरीका काफ़ी पसंद आता है। वो गढ़वाल के तत्कालिक डेप्यूटी कमिश्नर स्टोबेल से परमिशन लेकर पौड़ी में 1908 में ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन के नाम से कुली एजेंसी का गठन करते हैं, जिसके तहत गढ़वाल में इसके संचालन के लिए कुली टैक्स लगाया गया। पर अंतिम में ये योजना भी कुछ दिन चलती है और फिर असफल हो जाती है। तमाम प्रयासों के बाद उदय होता है कुमाऊं के सबसे बड़े संगठन का। सितंबर 1916 को हरगोविंद पंत, गोविंद बल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, इंद्रलाल शाह जैसे बहुत सारे क्रांतिकारी नेताओं ने मिलकर एक सामाजिक संगठन कुमाऊं परिषद का गठन किया। 1918 में जब कुमाऊं परिषद का हल्द्वानी में दूसरा अधिवेशन हुआ तो तारादत्त गेरोला की अध्यक्षता में ये प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया कि सरकार को 2 साल के अंदर अंदर कुली बेगार प्रथा को समाप्त करना होगा, अन्यथा ये मांग किसी बड़े जन आंदोलन का रूप ले लेगी। कुली बेगार के खिलाफ अब व्यापक माहौल बनने लगा था। साल 1920 में जब कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन हुआ तो फैसला लिया गया कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन बड़ा विद्रोह किया जाएगा। तय हुआ कि उत्तरायणी मेले में जब हजारों की संख्या में पहाड़ के अलग अलग इलाकों से लोग शामिल होंगे तो उस दिन कुली बेगार के खिलाफ सामूहिक विद्रोह को अंजाम दिया जाएगा। 14 जनवरी 1921 को उत्तरायणी पर्व के अवसर पर कुली बेगार आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन में आम आदमी की सहभागिता रही। अलग अलग गांव से आए लोगों के हुजूम ने इसे एक विशाल प्रदर्शन में बदल दिया। सरयू और गोमती के संगम के मैदान में इस आंदोलन का उद्घोष हुआ। इस आंदोलन के शुरू होने से पहले ही जिला अधिकारी द्वारा पंडित हरगोविंद पंत, लाला चिरंजी लाल और बद्रीदत्त पांडे को नोटिस थमा दिया गया, लेकिन इसका कोई असर उन पर नहीं हुआ। उपस्थित जनसमूह ने सबसे पहले बागनाथ जी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और फिर 40,000 लोगों का जुलूस सरयू बगड़ की ओर चल पड़ा। जुलूस में सबसे आगे एक झंडा था जिसमें लिखा था कुली बेगार बंद करो। इसके बाद सरयू मैदान में एक सभा हुई। इस सभा को संबोधित करते हुए बद्रीदत्त पांडे जी ने कहा, पवित्र सरयू का जल लेकर बागनाथ मंदिर को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करो कि आज से कुली उतार, कुली बेगार और बर्दाश्त नहीं देंगे। सभी लोगों ने ये शपथ ली और गांव के प्रधान अपने साथ कुली रजिस्टर लेकर आए थे। शंख ध्वनि और भारत माता की जय के नारों के बीच इन कुली रजिस्टरों को फाड़कर संगम में प्रवाहित कर दिया गया। अल्मोड़ा का तत्कालिक डेप्यूटी कमिश्नर डाइबल भीड़ में मौजूद था। उसने भीड़ पर गोली चलानी चाहिए, लेकिन पुलिस बल कम होने के कारण वो ये नहीं कर पाया। इस सफल आंदोलन के बाद जनता ने बद्रीदत्त पांडे जी को कुमाऊं केसरी की उपाधि दी। इस आंदोलन का लोगों ने समर्थन ही नहीं किया बल्कि कड़ाई से पालन भी किया और इस प्रथा के विरोध में लोगों का प्रदर्शन जारी रहा। इसकी परिणति यह हुई कि सरकार ने सदन में एक विधेयक लाकर इस प्रथा को समाप्त कर दिया। इस आंदोलन से महात्मा गांधी बहुत प्रभावित हुए
और स्वयं बागेश्वर आए और चनोदा में गांधी आश्रम की स्थापना की। इसके बाद गांधी जी ने यंग इंडिया में इस आंदोलन के बारे में लिखा कि इसका प्रभाव संपूर्ण था और ये एक रक्तहीन क्रांति थी। कूली बेगार आंदोलन का प्रभाव कुमाऊं क्षेत्र में अधिक देखने को मिला था। उत्तराखंड के प्रख्यात कवि गौरी दत्त पांडे गोरदा ने उस वक्त कूली बेगार को लेकर एक कविता लिखी थी, जिसके बोल थे, मुलुक कुमाऊं का सुनी लिया यारों, जन दिया कूली बेगार। गढ़वाल में चले कूली बेगार आंदोलन का जिक्र इतिहास में कम देखने को मिलता है। जनवरी 1921 में पौड़ी के चमेटा खाल में गढ़वाल कांग्रेस की मीटिंग हुई। गढ़वाल से कूली बेगार के विरोध में कुछ अग्रणी नेता बैरिस्टर मुकुंदी लाल, अनुसुईया प्रसाद भोगड़ा जैसे थे, जिसमें अनुसुईया प्रसाद भोगड़ा जी को गढ़वाल केसरी की उपाधि दी गई। 1922-23 तक कुमाऊं में कूली बेगार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया। इसके अलावा टिहरी राज्य में प्रत्येक गांव के हर घर से हर साल राजा के घोड़ों और अन्य पशुओं के लिए घास और राज परिवार एवं कर्मचारियों के लिए दूध, घी और अन्न बेगार के रूप में पहुंचाया जाता था। हर पट्टी के प्रत्येक गांव से भी सभी परिवारों से एक एक व्यक्ति एक साथ कई दिनों तक राजमहल में काम करने जाते और महीनों तक राजमहल में काम करते। 1920-21 में जब ब्रिटिश गढ़वाल और ब्रिटिश कुमाऊं में कूली बेगार के खिलाफ जनता आग बबूला थी, तो नरेंद्र शाह के शासनकाल संबंधी एक डायरी से जानकारी मिलती है कि राजा नरेंद्र शाह ने भी अपने राज्य में 1920 में बेगार प्रथा के उन्मूलन की घोषणा कर दी थी। हालांकि घोषणा के बावजूद भी बेगार वसूली जाती थी। रियासत की ओर से प्रकाशित होने वाले गजट में 13 अक्टूबर 1941 के अंक में बेगार बंद करने के संबंध में घोषणा प्रकाशित की गई थी, मगर पटवारी एवं राज कर्मचारी इसके बाद भी ग्रामीणों से बेगार लेकर उनका शोषण करते थे और अंततः ब्रिटिश कुमाऊं, ब्रिटिश गढ़वाल और टिहरी रियासत में हमेशा के लिए इस कुप्रथा का अंत हो गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।